हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आपका आप सबकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। ठीक है, तो वीडियो टाइटल तो आप सबने देख लिया होगा, थंबनेल आप सबने देख लिया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशंस, और आई होप जहां तक इसका लेक्चर नंबर 6 होगा, मे बी, है ना, 6 या 7 होगा। तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था? पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बायल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को बढ़िया तरीके से कवर कर लिया था। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग कहानी आगे बढ़ाने वाले हैं और समझने वाले हैं कि बॉन्ड्स ऑफ इक्वेशन फॉर सॉल्यूशंस क्या होती है, फिर उसकी कुछ लिमिटेशन जानेंगे, फिर इन सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे, और फिर हम जानेंगे कि बॉन्ड्स इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से भाई हम लोग वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पेन एंड पेपर एंड नोट्स की कॉपी निकाल लीजिए और फटाफट से वीडियो लेक्चर को देखना स्टार्ट करिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी यहां पे बढ़ती है बॉन्ड्स ऑफ इक्वेशन फॉर सॉल्यूशंस पे। तो क्या होती है बॉन्ड्स ऑफ इक्वेशन? आपको पिछले टर्म पे थोड़ा सा याद आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या, बायल्स बॉन्ड्स इक्वेशन। उसमें हमने पढ़ा था कि प्रेशर जो होता है, अप्लाइड प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ किसके? सॉल्यूट के, है ना। कुछ ऐसा पढ़ रखा था। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। फिर हमने पढ़ रखा था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। सही बात है ना। सॉल्यूशन का जितना टेम्परेचर होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। तो जैसे ये मर्ज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। ठीक है, अब जैसे हम यहां पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेकर आएंगे, तो यहां पर कांस्टेंट होता है S। ठीक है, अब यहां पे S क्या होता है? तो ये S होता है सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? तो आई होप आपने क्लास 11th में, थोड़ी सी बात कर रहा हूं ना, कुछ इस टाइप की क्वेश्चन पढ़ रखी होगी, PV इक्वल टू nRT। ये क्वेश्चन हम लोग इस्तेमाल करते थे किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। सही बात है ना। तो यहां पर हम लोग ये जो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है भैया, थोड़ी सी जानकारी दीजिए इसके बारे में। तो मैंने तुमसे कहा कि भाई आइडियल सॉल्यूशन कुछ नहीं, अभी मैं आगे इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा अगली स्लाइड में, बस समझो। ठीक है, तो ये किसके लिए होती है? ये होती है 1 मोल के लिए। ये होती है, ये वाली इक्वेशन किसके लिए होती है? फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, 1 मोल। अब अगर मुझे यहां पे n मोल की बात करनी हो तो मैं क्या करूंगा, n का मल्टीप्लाई करा दूंगा इस तरफ। सही बात है ना। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या हो जाएगा, n, C को मैं ऐसे रख लेता हूं और S को बीच में, और T, है ना, थोड़ा सा इससे मैच कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली कुछ नहीं, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी देखो, एक्चुअली में मैंने क्या थोड़ी सी गलती कर दी क्या? हाँ, एक्चुअली थोड़ी गलती कर तो दी है मैंने। सॉल्यूशन कांस्टेंट, एक्चुअली में जो ये जो S है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है, नहीं 1 नेट, ओ अच्छा, हाँ थोड़ी गलती कर दी। तो ये तो फॉर 1 मोल के लिए था। ठीक है, अगर 1 मोल है तो यहां पर ST हो जाएगा, है ना, यानी अगर 1 मोल है तो यहां पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप जानते हो जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। तो यहां पे तो मैं ये लिख ही देता हूं, है ना, फॉर n मोल, ये यहां पर मैं लिख देता हूं। बाकी आप जानते हो बिकॉज जो कंसंट्रेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो यहां पर आप मैं अगर वॉल्यूम का टर्म रखता हूं, लेट्स सपोज दैट मैं वॉल्यूम का टर्म रखता हूं, तो यहां पर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N S T अपॉन V। V को उधर भेज दीजिए, तो PV इक्वल टू N S T। ठीक है, तो चेक कर लीजिए आप, सेम ये वैसी इक्वेशन बन रही है जैसे हमने आइडियल गैस में पढ़ी थी। ठीक है, अब मैं यहां पे जरा लिख देता हूं कौन सी चीज क्या होती है। बाकी आपको क्या करना है, ये जो फाइनल फॉर्मूला है ना, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर P क्या होता है? तो P होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। V क्या होता है? सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन, ठीक है। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। जो भी सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हो तो उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको हम लोग एन बोलते हैं, ठीक है। एस क्या होता है? एस होता है सोल्यूशन कांस्टेंट, बता चुका हूं। इसकी वैल्यू आपको क्या इस्तेमाल करनी है? जो वैल्यू आइडियल गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की होती है वही क्या होती है? यूनिवर्सल सोल्यूशन कांस्टेंट की होती है। इसको हम लोग यूनिवर्सल सोल्यूशन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होती है? वही आपको आइडियल गैस इक्वेशन की जो वैल्यू होती है वो याद रखनी है, ठीक है। मतलब वैल्यू याद रखनी है, आर की जो वैल्यू होती है वही एस की भी होती है, 0.00831 किसमें? अर्ग में, अर्ग पर मोल, है ना। एक वैल्यू तो ये हो जाती है। अगर आपको ये नहीं इस्तेमाल करनी है, आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हो? 1/12 फ्रैक्शन में ये इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये भी इस्तेमाल नहीं करनी है, जूल पर मोल में आंसर देना है, हाँ, जूल पर मोल केल्विन में आंसर देना है, वैसे यहां केल्विन भी होगा, ठीक है। तो जूल पर मोल में मोल पर केल्विन में आंसर देना है, तो यहां पे आपका आंसर आएगा 8 पॉइंट कितना होता है? 31, 8.321 होता है क्या? चलो अभी मैं जरा वैल्यू चेक करके बता दूंगा, मुझे एग्जैक्टली वैल्यू याद नहीं है, ठीक है। जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू इस्तेमाल ना करनी हो तो आप यहां पर 25/3, ये वाली वैल्यू एक्चुअली मुझे याद है क्योंकि न्यूमेरिकल जो होते हैं ना बेसिकली 25/3 वाली वैल्यू से ही हो जाती है, इसलिए मुझे ये वाली वैल्यू याद है। लेकिन 8.31 वैल्यू करके कुछ होती है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ये पीवी इक्वल टू एनएसटी, ये आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखनी है, ये एन मोल्स के लिए होती है, ठीक है। वॉल्यूम आपको दे दिया जाएगा प्रोवाइड करके, ठीक है। या फिर अगर आपको मोलैरिटी दे दी जाए, अगर लेट सपोज दैट आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी दे दी जाती है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर आपको दे दिया जाएगा, टेम्परेचर को ध्यान रखना हमेशा केल्विन में ही रखेंगे, ठीक है। जिन लोगों को केल्विन में कन्वर्ट करना नहीं आता तो उनके लिए जरा मैं यहां पे लिख देता हूं कि डिग्री जो केल्विन होता है तो केल्विन बराबर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को जरा ध्यान रखें कि केल्विन में अगर आपको कन्वर्जन लेना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर देना है, ठीक है, ये चीज। अब हम लिमिटेशन में आने से पहले अब हम चलो लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो लिमिटेशन क्या होती है? इसकी दो लिमिटेशंस होती हैं, दो क्या, एक ही होती है जनरली, आप एक ही लिखो, आपके सिलेबस में एक ही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा? लिमिटेशन इसकी होती है। अब देखो यहां पे बेसिकली ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वर्क तब करती है जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो सोल्यूट है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल, पहली बात तो यहां पर क्या है? सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो सोल्यूशन मतलब जो सॉल्यूट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल होने का क्या मतलब है? कि ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर ना बने, ठीक है, आसानी से ना बने, मतलब बहुत हार्ड मेल्टिंग में तो बनी जाएगी, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज नमक हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, ठीक है, शुगर का जो मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, वो सॉल्यूट के फॉर्म में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो वो क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब उनकी जो वेपर होती है वो आसानी से नहीं बनती है। तो ऐसी कंडीशन में ये आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब सुनना अगला क्या होता है? इट मस्ट नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहां पे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इट का मतलब यहां पे सॉल्यूट सही है ना। सॉल्यूट ना तो एसोसिएशन में जाना चाहिए ना डिसोसिएशन में जाना चाहिए। ये क्या मतलब है भैया इसका? एसोसिएशन और डिसोसिएशन का क्या मतलब है? लेट्स सपोज दैट आपने सॉल्यूशन के अंदर मतलब सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट में आपने कोई सॉल्यूट डाला, तो सॉल्यूट अंदर जाकर आपके हाथ में तो एक मॉलिक्यूल था सॉल्यूट का, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया तो वो कड़ाक से दो बन गया, मतलब डिसोसिएट हो गए, टूट गए। तो ऐसी कंडीशन में जो आपने सॉल्यूट का एक पार्टिकल डाला था वो एक ना मानकर दो गिना जाएगा, यानी दो गिना जाएगा। तो फिर जो वैल्यू, जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, वो थ्योरेटिकल वैल्यू से जो आनी चाहिए थी उससे क्या होगी? अलग हो जाएगी, ठीक है। हालांकि उसको भी एडिट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, वो अभी हम आगे चैप्टर लास्ट में जानेंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन हो रही है, ठीक है, कि हमारा जो सोल्यूशन सॉल्यूट जो है वो एसोसिएशन में या डिसोसिएशन में जा रहा है। अब एसोसिएशन का क्या मतलब है? कि आपने मान लो दो सॉल्यूट पार्टिकल थे, आपने डाला सोल्यूशन के अंदर
और जैसे ही वो सोल्यूशन के अंदर गए तो वो चिपक गए। तो जब चिपक गए तो आपने डाले तो 2 पार्टिकल थे, लेकिन वो सोल्यूशन के अंदर जाकर 1 हो गए, तो वो एसोसिएट हो गए, चिपक गए। ठीक है, तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन यानी जुड़ के मिलना, यानी मिलना नहीं चाहिए पार्टिकल, एक नहीं होने चाहिए, और एक से अनेक, है ना, अनेक से एक और एक से अनेक नहीं होने चाहिए। ठीक है, कहानी आप समझ लो, बाकी तुम समझदार हो। ठीक है, तो ये 2 लिमिटेशंस है इसकी, ध्यान रखना इनको। ठीक, अब हम आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान सुनना। तो ये जो तीनों चीजें हैं, इनमें मैं यहां पे जरा एक पॉइंट लिख रहा हूं, एट आ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो जैसे ही कांस्टेंट और टेम्परेचर, मतलब यानी ये जितने भी तीनों सॉल्यूशंस होते हैं, हम इनकी बात किस पे करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे करते हैं। ठीक है, तो अब आप मान लो कि आपके पास क्या है, 3 सॉल्यूशंस हैं। जैसे मैं यहां पर मान लेता हूं, चलो एक सॉल्यूशन ऐसे ऐसे, यहां पर भी मैं मान लेता हूं सॉल्यूशंस ऐसे, है ना, सबके अलग अलग एग्जांपल देता हूं, तो टोटल 6 सॉल्यूशन बनेंगे हमारे पास, ये ऐसे करके। ठीक है, अब आप समझो कि यहां पे आपके पास कुछ फिलिंग थी, यहां फिलिंग थी, ऐसे करके फिलिंग कर देता हूं। ठीक, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपके पास रखे हुए थे। अब आप समझो, दोनों की दोनों सॉल्यूशन जो है वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे रखे हुए हैं। ठीक है, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे रखे हुए हैं, और दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों का क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन है। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन यही तो होती है ना, इसी चीज का मेजरमेंट तो होता है कॉन्सेंट्रेशन, कि आपने पर यूनिट सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया है, यानी जो सोल्यूट के अमाउंट की कैलकुलेशन होती है सोल्यूशन के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। उसी के कई सारे टाइप होते हैं अलग अलग, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाले जो टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट है, सॉल्यूट की कैलकुलेशन है जो पर यूनिट सोल्यूशन में, पर यूनिट लीटर में या पर यूनिट केजी सोल्यूशन में क्या है, डिसॉल्व है। ठीक है, तो अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे ऐसे 2 सोल्यूशन, यानी मान लो ये ए और ये बी है, ऐसे 2 सोल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, इक्वल है। ठीक है, जैसे यहां पे मैं मान लो लिख देता हूं CA इक्वल टू CB है। CA इक्वल टू CB का क्या मतलब है कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और वैसे भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी रखा होगा कि आइसो शब्द का मतलब क्या होता है, सेम होता है ना, तो मैं बताना ही भूल गया स्टार्टिंग में, पहले ही बता देना चाहिए था। ठीक है, यानी देखो, आप अपने कमरे में थे, बढ़िया है ना, इतने खतरनाक गर्मी में आप शरबत बना रहे थे, टैंग का सोल्यूशन बना रहे थे, टैंग, टैंग जानते हो, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है यहां पे। ठीक है, टैंग का सोल्यूशन बना रहे थे, तो आपने क्या किया, पानी लिया 1 लीटर यहां 1 लीटर यहां, ठीक, फिर आपने उसमें 1 पाउच टैंग यहां डाला, 1 पाउच टैंग दूसरे वाले कंटेनर में डाल दिया, और दोनों को अच्छे से घोल दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया। अब अगर वीडियो लेक्चर को यहां तक देखते हुए आए हो तो आपको यह कमेंट करना है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, अगर एग्जांपल लिख सकते हो तो एग्जांपल भी लिख देना। अगर आंसर बढ़िया हुआ तो अगले वीडियो लेक्चर में यहां पर बिल्कुल टॉप फ्रंट पर आपका नाम आएगा। ठीक है, थोड़ी मेहनत तो करो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, हाँ कर दिया। तो अब आप बताओ, जो दोनों के दोनों सोल्यूशन बनेंगे, क्या उनकी जो मिठास होगी, ठीक है, जैसा भी उनका टेस्ट होगा वो सेम होगा, सही बात है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपके जो रूम का टेम्परेचर था वो भी दोनों के लिए सेम था, जो प्रेशर था वो भी दोनों के लिए सेम था। तो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे जो 2 सॉल्यूशंस होते हैं, अगर उनकी कंसंट्रेशन बराबर है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। क्लियर हो गया, यानी दोनों में इक्वल अमाउंट सॉल्यूट है, सॉल्यूट का इक्वल अमाउंट है। अब देखो, कई बार क्या होता है, टीचर्स कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को ये बताकर कि अच्छा अगर दोनों में सॉल्यूट की मात्रा सेम रहेगी तो वो आइसोटोनिक हो जाएंगे। गलत बात है। मान लो आपने 500 यहां पे लिया 1 लीटर और यहां लिया 2 लीटर, अब मैंने इसके अंदर डाला 10 ग्राम चीनी और इसके अंदर भी मैंने डाली 10 ग्राम चीनी, तो क्या तब भी दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा? तब कंसंट्रेशन सेम थोड़ी नहीं होगा, क्योंकि अब तो जो सॉल्वेंट है, एक में पानी कम है, एक में पानी ज्यादा है, तो एक में मिठास ज्यादा आएगी और एक में मिठास क्या आएगी, कम आएगी। तो बेसिकली आप ये समझो कि कंसंट्रेशन क्या होता है,
जिनकी मोलैरिटी सेम हो, है ना। कंसंट्रेशन में आप कोई भी टर्म्स ले लो, जैसे मोलैरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, है ना, और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है, मोलैलिटी हो गया। तो अगर ये दो सॉल्यूशंस के अगर ये टर्म्स इक्वल निकल रहे हैं कैलकुलेशन में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक कहलाएंगे। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, दुविधा नहीं होगी आई थिंक आपको, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब हम आगे समझते हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो लेट्स सपोज दैट यहां पे मेरे पास फिर से यहां पे एक सॉल्यूशंस के दो कंटेनर हैं, और यहां पर है ए और यहां पर है बी, ठीक है। तो अब अगर यहां पर अगर मैं मान लो कहता हूं इसका कंसंट्रेशन सी है और इसका कंसंट्रेशन सी बी है, ठीक है, और अगर सी का कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे, सी बी से, ठीक है। बहुत ध्यान सुना, देखो हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर आप कब होते हो, जब बहुत तेज गुस्सा चढ़ जाता है ना, तेज का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर हाइपर का मतलब क्या होता है, मोर, है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, ठीक है, दो सॉल्यूशन है और दो सॉल्यूशन में से जिस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, तो वो वाला सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हाइपरटोनिक, ठीक है। तो जो बचा वाला है वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा हाइपोटोनिक। समझ में आ गया। तो यहां पर कौन सा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, सी ए वाला, यानी ए वाला ना, उसकी तो कंसंट्रेशन सी है, ठीक है। अब देखो यहां पर आपके पास सॉरी तो यहां पर आपके पास ए है, बीकर और बीकर बी है। यहां पर आपके पास सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर इसका कॉन्सेंट्रेशन है यहां पे सी ए और यहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन है सी बी, ठीक है। अब अगर सी बी ज्यादा हो जाता है और सी ए कम हो जाता है, ठीक है, तो अब बताओ मुझे कि दोनों में हाइपरटोनिक कौन होगा, हाइपरटोनिक पूछा है, ठीक है। तो अब भैया दोनों में हाइपरटोनिक कौन सा हो जाएगा, बी वाला हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक कौन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। समझ में आ गया। तो बेसिकली मैं है ना, हाइपो का मतलब अब आप समझ लो क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है लेस। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपसे एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को आ जाता है, जो कि नहीं आएगा, है ना, कॉन्सेप्चुअल स्टडी हम कर रहे हैं बेसिकली, और बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है, ठीक है, लेकिन तब भी अगर लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखोगे, हो सकता है एक नंबर में पूछ ले, है ना, दिमाग तो सट ही जाता है उनका। तो लिखा हुआ है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, लिखना क्या है आपको, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम कंसंट्रेशन then the solutions are known as या are called isotonic solutions, ठीक है। अगर आपको हाइपरटोनिक लिखनी हो तो लिख देना एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द सॉल्यूशन हैविंग मोर कंसंट्रेशन is called hypertonic solution, and at a constant temperature and pressure the solution having less concentration is called hypotonic solution। यहां पर हाइपोटोनिक कौन है, ए है। आई होप आपको यहां पे पूरी की पूरी जो कहानी होगी समझ में आ गई होगी, ठीक है। हो सकता है हमसे कहीं टर्म में आगे पूछ ले, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड्स इक्वेशन में ना, बॉन्ड्स ऑफ इक्वेशन में। तो बहुत ध्यान समझिएगा, इसके दो एप्लीकेशंस होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब आप इक्वेशन को देखो ना, इक्वेशन को देखो, इक्वेशन से ही सारा काम हो जाएगा आपका बेसिकली। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, पीवी इक्वल टू एन एस टी, ठीक है, पीवी इक्वल टू एन एस टी। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, आपको वॉल्यूम भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर क्या निकाल सकते हो, अब क्या देखो, अब क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स को गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सोल्यूट, है ना, हम यहां पे सोल्यूट बोल देते हैं क्योंकि बेसिकली हम लोग डाल तो सोल्यूट ही रहे ना, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास भी आप लिख सकते हो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये बोल सकते हैं ना। तो देखो मोलर मास इसे यहां पे लिख देना चाहिए, करेक्ट कर देता हूं ना, कहीं आगे कोई टीचर मेरे यूट्यूब वीडियो देखेगा तो अच्छा नहीं मानेगा ना, मतलब मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखना चाहिए, मोलर मास। हालांकि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही होते हैं, बस यूनिट का अंतर होता है, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ सोल्यूट को मैं लिख देता हूं W, है ना, कहने के लिए, और मोलर मास को मैं लिख देता हूं M, है ना, स्मॉल m लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल की जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं लिख दूंगा PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, W
अपॉन एम एस टी। ठीक है, तो मैं यहां पे इस इक्वेशन को इस तरीके से भी क्या कर सकता हूं, एडिट कर सकता हूं। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखो, अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम दे दिया जाए, ठीक है, वॉल्यूम दे दिया जाए, सोल्यूशन कांस्टेंट आपको ऑलरेडी पता होता है ना, आप इस तरीके से या तो ये वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो या तो ये कर सकते हो। वैसे मेरा साफ साफ मानना है कि आप फ्रैक्शन की वैल्यू ध्यान रखो, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल करके भी दिखाऊंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बढ़िया तरीके से सब कुछ मिलेगा इस चैनल पे, बस बढ़िया तरीके से डटे रहो आप। तो आप क्या कर सकते हो, तो पहली एप्लीकेशन इसकी है कि आप इससे क्या कर सकते हो, अननोन सॉल्यूट की, बहुत ध्यान सुनना, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, अननोन सॉल्यूट के वेट की कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, यानी डिटरमाइन कर सकते हो। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेशन, माइनिंग है ना, डिटरमाइनिंग, कैन डिटरमाइन, मुझे लगता है यहां पे लिखना चाहिए कैन डिटरमाइन, ज्यादा अच्छा लगेगा ना, कैन डिटरमाइन द अननोन वेट ऑफ सॉल्यूट। मान लो हमसे क्वेश्चन में कह दिया गया कि एक सॉल्यूट है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है ना, बहुत ध्यान से, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, उसको हमने सॉल्यूशन में डाल दिया, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है ना, तो उसका क्या करो, वेट निकालो, उसका यानी कितना मास हमने उसमें डाला होगा वो निकालो, यानी वेट। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो वेट और मास होते हैं केमिस्ट्री में वो इक्वल माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो आपको वेट दे दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप मोलर मास की कैलकुलेशन कर सकते हो। मोलर मास की मतलब कि उस कंपाउंड का या सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कितना रहा होगा। ठीक है, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। तो सेकंड नंबर पे क्या होगा, कैन फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आप यहां पे मोलर मास निकाल सकते हो और आप यहां पे क्या कर सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, दो कैलकुलेशंस हैं, आप इनको कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पे सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप इसको बढ़िया तरीके से नोट करो और हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, अभी तक हम लोगों ने भाई पीछे स्लाइड में कुछ थ्योरी कवर करी। तो अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उस पे बेस्ड क्या कर लेते हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स को टैकल कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारा फॉर्मूला पक्का हो जाए और हमारे मार्क्स भी पक्के हो जाए। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस थोड़ी थ्योरी। ठीक है, फिर बाद में आपको प्रैक्टिस का अलग सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं यहां पर लिख लेता हूं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पी वी इक्वल टू एन एस टी। ठीक है, पी होता था ऑस्मोटिक प्रेशर, वी होता था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एन होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एस सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी यहां पे होता था हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो पढ़ के क्वेश्चन पता चल रहा है इन 1 लीटर सॉल्यूशन एट 10 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉरी गलत, मास ऑफ सॉल्यूट है, अभी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 1 लीटर के किसी सॉल्यूशन में डाला गया है। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना, यहां पे आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ये होगा आपके पास 10 ग्राम। ठीक, अच्छा आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो आपके पास है 1 लीटर। ठीक है, कितना टेम्परेचर है, 10 डिग्री। तो अगर आपसे टेम्परेचर पूछे तो ध्यान रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर यहां पर होता है और टेम्परेचर यहां पर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आपको केल्विन में ही रिपोर्टिंग करनी है, तो रिपोर्टिंग आप यहां पे करोगे तो 10 प्लस 273, तो हो जाएगा ये 283 केल्विन। ठीक, आई होप आपको यहां पे कहानी बड़ी समझ में आ गई होगी। लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.18 एटीएम। ठीक है, तो एटीएम में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एटीएम को एटीएम में ही रहने देंगे, है ना। अगर आप यहां पर वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हो और प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर आप एटीएम में ले रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन में आंसर आएगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पी कितना दे रखा है,
1.18 ATM। ठीक, आपसे कह रहा है आपको m निकालना है। m का मतलब क्या हो गया, मोलर मास निकालना है ना। लिख के आएगा, मैं तो थोड़ी सी मक्कारी कर दी मैंने, ठीक है। बट बहुत ध्यान से सुनना, कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। PV इक्वल टू NST का फॉर्मूला लगाओ। P यहां पे आपको दे रखा है 1.18, वॉल्यूम यहां पे 1 लीटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स को आप देखो, यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट बोलो या मास बोलो, केमिस्ट्री में वेट और मास बराबर माना जाता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो n की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, W अपॉन m। s, अब s की वैल्यू देखो, जब भी आपको ये एटीएम में दिया जाए, ठीक है, और यहां पर आपको मतलब ये एटीएम में दिया जाए ना, और ये लीटर में दिया जाए, तो आपको यहां पर s की वैल्यू क्या इस्तेमाल करनी है, आपको यहां पे s की वैल्यू इस्तेमाल करनी है 25/3, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो 8.31 है ना, 8.31 वाली वैल्यू तो मुझे जल्दी याद रहती नहीं है, तो आप 25/3 इस्तेमाल करो, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू 25/3। जो भी पॉइंट में आंसर आती है आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपको यहां पे पूरी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर यह हो गया, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या दे रखा है, 283 केल्विन, ठीक है। अच्छा, वेट आपको यहां पे देखो ऑलरेडी दे दिया गया था 10 ग्राम, इसको ग्राम में ही रखना है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इसको ग्राम में ही रखना है, ठीक है। कोई केजीएच कन्वर्जन नहीं लेना। अब आपको यहां से m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और यहां पर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर को रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो आई होप आप यहां पे क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है, और प्रैक्टिस सेशन में तो हम बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। और जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो बढ़िया तरीके से करके दिखाया भी जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन भी करके दिखाई जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा सिलेबस को कवरिंग करने पे चक्कर में हम चलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के वीडियो लेक्चर आ रहे हैं, तो पूरा बर्डन मैंने ही ले रखा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि क्लास 10 में भी आप जानते हो उनका भी कंटेंट अपलोड करना है इस चैनल पे, उनका भी कंटेंट अपलोड हो रहा है, ठीक है। बाकी अपने यूनिवर्सिटी भी हम लोग कर रहे हैं, बीएससी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कोचिंग्स भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम लगता है ना, इस वजह से मैं यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। आप कहोगे भैया यार ये छोड़ दे, तो ऐसे तो कोई चैनल नहीं छोड़ता है। तो कैलकुलेशन तो भाई एट द एंड में तुम्हें करनी है ना, तो कैलकुलेशन आप करो, आंसर कमेंट करो, आंसर सही होगा तो लाइक मिलेगा, और लाइक मिलेगा और आपका यहाँ पे नाम लिया जाएगा ना। मैं अगले वीडियो लेक्चर में नाम भी लूंगा, तो नाम लूंगा तो आप खुद ही समझ जाना कि आपका आंसर सही है, ठीक है। करो तो आप कमेंट किया करो थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, लिखा हुआ है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डेसीमोलर यूरिया सॉल्यूशन एट 273 डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस, आई एम सॉरी। तो यहां पर अगर आपसे मैं कहूं कि आपको टेम्परेचर कितना दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे भैया जहां पर टेम्परेचर अपने को दे रखा है, क्रिटिकल टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, आप ऐड करो तो यहां पे आंसर आएगा 300 केल्विन, ठीक है। देसी मोलर का क्या मतलब है, देसी मोलर का क्या मतलब होता है, देसी मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, यानी मोलैरिटी दे रखी है, वो क्या दे रखी है 1/10। देसी मोलर का मतलब क्या होता है 1/10। अगर यहां पे लिखा होता है डेका मोलर तो यहां पे लिखते 10 मोलर, ठीक है। लिखा होता है हेक्टोमोलर तो लिखा होता है 100 मोलर, तो 100 मोलैरिटी लेके चलते, यानी कंसेंट्रेशन 100 लेके चलते हैं। तो ये हो गई इसकी मोलैरिटी। ये m, यहां पर m का मतलब मोलैरिटी है। याद करो बताया था ना कि हम लोग कंसेंट्रेशन को मोलैरिटी के फॉर्म में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो एक तो फॉर्मूला आपके पास ये था, फिर आपने इसी को एडिट किया था, तो PV इक्वल टू क्या बन गया था, W/m/ST, ये फॉर्मूला भी बन गया था। फिर आपने क्या किया था, P इक्वल टू CST, ये फॉर्मूला भी आपको आई होप पता होगा। तो C की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, सीधे सीधे 1/10 रख देंगे, ठीक है, डायरेक्टली 1/10 रख देंगे। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है ना, ओपी, देखो ओपी निकालना है, ओपी। तो क्या करेंगे भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 इंटू एस की वैल्यू क्या रखेंगे, चेक कर लो, डिग्री हमको सेल्सियस में दे रखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहां पे क्या रखो 25/3 रखो, ये वाली वैल्यू रखेंगे, और ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन में इसके बराबर होती है। अब आप चेक कर लो, है ना, देखो
क्या होता है कि 3 से 3 आसान हो जाता है ना। अब देखो भैया बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको तो सॉल्व कर दो। नहीं करूंगा भाई, ठीक है, ठीक है, नहीं करूंगा, करना भाई तुम करो, सिंपल सी कैलकुलेशन है, उसको भी मैं छोड़ रहा हूं, तुम करना। आंसर इसमें किसमें आएगा? एटीएम में, ठीक है, ध्यान रखना आंसर एटीएम में आएगा। चेक कर लो, यहां प्रेशर एटीएम में था तो हमारा, हमने तभी यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाया था, तभी हमने यहां पर एस की वैल्यू ये इस्तेमाल करी थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एस की वैल्यू कब कौन सी इस्तेमाल करनी है। 25/3 आपको तभी इस्तेमाल करनी है जब यहां पे आपको डिग्री केल्विन में, सॉरी डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो, यानी जो टेम्परेचर केल्विन में तो आप कन्वर्ट कर ही लोगे ना, केल्विन में कन्वर्ट होगा और प्रेशर आपको एटीएम में दिया होगा, ठीक है। करना, आंसर कमेंट करना, इसका तो कर ही देना कम से कम, काफी सिंपल सा है। आगे देखो, आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है 10 ml, सॉरी 100, आंखें चौंधी आ रही है मेरी, 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 4.5 ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो यानी हमारे पास 100 ml का क्या है, एक सोल्यूशन है, उसमें 4.5 ग्राम कोई सब्सटेंस मिला हुआ है। अब देखो कोई सब्सटेंस मिला हुआ है यानी मिलाया गया है ना, तो सीधी सी बात है ना, कम मात्रा में, तो हमको यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना रखा है, 4.5 ग्राम्स दे रखा है, ठीक है। हमें देखो सोल्यूशन का वॉल्यूम भी दे दिया गया कि 100 ml में मिलाया गया है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, है ना, मैं यहां पे लिखता हूं VSOLN, VSOLN का मतलब हो गया सोल्यूशन, तो यहां पे हो जाएगा 100 ml, और ml को आप लीटर में कन्वर्ट कर लो, ये काम तो आपको कर ही लेना है, तो 1/10 लीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। लिखा हुआ है एट 20 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो एट 20 डिग्री सेल्सियस ओपी, ओपी यहां पे लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज दिस, तो आपको यहां पे देखो ओपी दे दिया गया है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे दिया गया है 3.2 atm, ठीक है। और आपको 20 डिग्री सेल्सियस में यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर, क्रिटिकल टेम्परेचर भी बता दिया गया है, इसमें आप 273 ऐड कर लेना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहां पे 293 केल्विन, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, ये दे दिया गया है। कह रहा है कि इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज दिस, आपको देखो मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया गया है। वैसे ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये किसका होता है, सुक्रोज का होता है, सुक्रोज यानी अरे चीनी C12H22O11, ठीक है, मतलब मुझे डायरेक्टली याद था तो मैंने बता दिया है ना, इसका होता है, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। हमको यहां पे देखो मोलर मास कितना दे दिया गया है 342, सॉल्यूट का मोलर मास दे दिया गया है, ठीक है, यानी जो सब्सटेंस हमने मिलाया था, यानी जो सॉल्यूट हमने मिलाया था उसका मोलर मास प्रोवाइड कर दिया गया है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, हमको क्या निकालना है, सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, कैसे करोगे, यहां पर आप एक काम करो ना, आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, कौन सा, आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, इसमें आपको देखो सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तो पी वी इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा W अपॉन क्या हो जाएगा MST, ठीक है। अब आप यहां पे सारी वैल्यूज को पुट करो एंड देन पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। P यहां पर कितना हो जाएगा 3.2, वॉल्यूम यहां पर हो रहा है 1/10, देखो 1/10 है ना, तो यहां पे 1/10, ठीक। मास जो मोलर मास है, मोलर मास का मल्टीप्लाई यहां करो, मोलर मास वही मॉलिक्यूलर मास 342, तो 342 मल्टीप्लाई, वेट ऊपर है तो वेट या मास कह सकते हो, सॉल्यूट का नीचे मल्टीप्लाई करो, है ना, मतलब यहां नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 इसको भैया केजी में कन्वर्ट नहीं करना, केजी में कन्वर्ट नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो 4.5 है ना। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर वहां मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/293 केल्विन, बराबर यहां क्या हो जाएगा एस। अपने को सोल्यूशन कांस्टेंट निकालना था, तो ये वैल्यू अब आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। काफी बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इस चैप्टर में बेसिकली क्या है ना, तो केमिस्ट्री में क्या है कि वैसे भी जो न्यूमेरिकल होते हैं वो थोड़े कम बनते हैं, और बहुत फिक्स जो होते हैं कि यही न्यूमेरिकल बनने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में है, केमिकल काइनेटिक्स में तो बहुत ही हलवे टाइप के न्यूमेरिकल से, मतलब गरम हलवा है, लेकिन आराम से जीभ में रखना कि गरम है, ठीक है, ठीक। फिर हमारे पास ये सॉल्यूशन चैप्टर बचता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और केमिकल काइनेटिक्स है। बाकी हमारे पास चौथा चैप्टर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें कोई थ्योरी होती है, उसमें सारी थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक बचता है, तो उसमें भी कोई मतलब न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कि थ्योरेटिकल है, पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है ना,
कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल है ना, समझ रहे, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो ये 3 चैप्टर हैं, तो इन 3 चैप्टर के आप न्यूमेरिकल कर लो, मतलब भाई जब आप हर एक चैप्टर के ना 100-150 क्वेश्चन कर लेते हो, जो कि आपको इस चैनल पे कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस तो आपको इस चैनल पे ही करा दिए जाएंगे। कब? जब तक खत्म होगा ना, जब तक सितंबर अक्टूबर आएगा, तब तक आप ये पाओगे कि कम से कम भैया ने 50-60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के कैलकुलेशन वाले खुद के करके दिखा दिए। अब भाई एक बंदा खुद सारे के सारे क्वेश्चन करके दिखा दे रहा है आपको कि हर इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से करना है, तो अब आप इतना तो कर ही सकते हो ना कि कोई रेफरेंस बुक ले ली, फटाफट फटाफट इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे किया है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे किया है। फिर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा हाथ पैर चलाओ, सीबीएसई वाले भी यही चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, ठीक है, इवन जेईई और नीट वाले भी। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो अब आप इसको बढ़िया तरीके से नोट करो और हम बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, तो अभी तक हम लोगों ने क्या कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लिया। आई होप आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है, और करने का प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग भाई आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी आगे की थ्योरी को कवर करते हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोग का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, ठीक। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स का क्या मतलब है? तो लेट सपोज आप यहां पे बहुत ध्यान समझो, जैसे मार्कर, ठीक है। तो लेट सपोज दैट आप यहां पे बहुत ध्यान समझो कि ये हमारे पास क्या है, एक टब है, ठीक है, टब या कंटेनर समझ लो, ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई सॉल्वेंट है ना, कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ऑफ कोर्स लिक्विड है, ठीक। तो बहुत ध्यान सुनना, तो इसके पास क्या होंगे, अब इसके अपने कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, इस तरीके से इस सॉल्वेंट के अपने कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहां पर क्या है, कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ these molecules is constant, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना, कॉन्सेप्ट यहां पर ये है कि अगर आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना, किनकी? मॉलिक्यूल्स की। कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो गैस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है, या फिर कह सकते हो आप सेम होती है, ठीक है। ये चीज आपने 11th क्लास में शायद में भी पढ़ रखी हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं पढ़ रखी है तो आप ये समझो कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो देखो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, थोड़ा सा इफेक्ट समझो यहां पर ना, कि टेम्परेचर के बढ़ाने से बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, वो बढ़ती है। सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल और ज्यादा वाइब्रेट करेगा, तो जब मॉलिक्यूल और ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब मास तो कांस्टेंट है, मॉलिक्यूल का सेम ही रहता है लेकिन यहां पर अगर स्पीड आपकी बढ़ेगी, अगर आपकी यहां पे स्पीड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी, या फिर कह सकते हो मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना, और वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ओवरऑल, ठीक है। अब अगर आपने टेम्परेचर क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, यानी फिक्स कर दिया, सेम कर दिया, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी सेम रहेगा, यानी पूरे के पूरे सॉल्यूशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। हाँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन हर मॉलिक्यूल की जो होगी अपनी अपनी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे लेट्स सपोज दैट यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है, तो मैंने कुछ एरोज बना रखी है, तो ये एरो आपको ये दिखा रहे हैं कि यहां पे क्या है कि इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है, इसकी वेलोसिटी क्या है? v4 है, ठीक है। तो सबकी क्या है? वेलोसिटी अलग अलग है भाई, जरूरी थोड़ी नहीं कि सब एक ही स्पीड से चल रहे होंगे, ठीक है, सबकी यहां पे वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। लेकिन अगर आप सबका एवरेज लोगे, सबके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का, अब सोचो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इनफिनाइट मॉलिक्यूल्स होंगे, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स, तो उनका अगर एवरेज लोगे तो वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। लेकिन हर मॉलिक्यूल की क्या है? जो वेलोसिटी होगी वो तो अलग अलग होगी, ठीक है। अब आप एक बात और समझो,
अगर मैं आपसे यह पूछूं कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी या कह सकते हो स्पीड किन मॉलिक्यूल्स के पास होगी, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी किन के पास होगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो पूरे सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या है, कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर पे। लेकिन हर मॉलिक्यूल की जो अपने में अलग अलग मॉलिक्यूल है उनकी तो अलग अलग होगी ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक सीधा सा क्वेश्चन, तो मुझे आप बताओ कि ऊपर वाले इस पॉइंट को मैंने लेवल को मान लिया क्या, लेवल 1 है ना, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन बचेगा वही जो अंत तक खड़ा रहेगा। तो लेवल 1, और ये जो नीचे वाला सरफेस है उसको मैंने क्या मान लिया, लेवल 2। तो अब आपको ये सीधी सीधी बताना है कि किधर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। लेवल 1 पर आई थिंक ज्यादा होगी, है ना। अगर आपका आंसर गलत नहीं है, आपकी बुद्धि यहीं पर है, तो आप यही बोलोगे कि भैया जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो लेवल 1 पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इन नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की। क्योंकि इन नीचे जो सबसे नीचे दबा हुआ है, मॉलिक्यूल्स पे दबा हुआ है, तो उसके पास ऊपर का वेट भी लग रहा है, उसके पास स्पेस की रिस्ट्रिक्शन है, वो जा नहीं सकता, उसके पास फ्री सरफेस नहीं है। लेकिन ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास फ्री सरफेस है, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एज कंपेयर टू लेवल 2 के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। आप सुनते जाना। तो इनके पास ऑलरेडी इतनी इनफ काइनेटिक एनर्जी है कि अगर हम इन्हें थोड़ी सी एनर्जी है ना, कुछ सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी दे दें, तो ये क्या होंगे, अपने सरफेस को लीव करेंगे और ऐसे हवा में उड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी सी अगर आप इनको हीट दे दोगे, है ना, या अगल बगल से कहीं से आपने कुछ टेम्परेचर बढ़ा दिया हल्का सा ना, ऊपर ही राइज कर दिया टेम्परेचर, पूरे सोल्यूशन का नहीं, ऊपर ही हल्का सा टेम्परेचर राइज कर दिया, तो ये अपने जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो अपने सरफेस को लीव करके ऐसे करके हवा में उड़ जाएंगे, है ना। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप नीचे यहां पर क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो सबसे पहले ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो काइनेटिक एनर्जी उनकी हाई होगी, ऑलरेडी वैसे भी हाई थी, और थोड़ी सी सफिशिएंट अमाउंट में हाई होगी, बढ़ेगी, और अपने सरफेस को लीव करके मतलब मस्त गगन उड़ता पंछी ऊपर बनते फिरेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर आप क्या करो कि इस कंटेनर में, ये सेम यही कंटेनर है, इसके ऊपर आप क्या करो, एक बर्तन लगा दो ऐसे करके। आपने क्या किया, एक क्लोज्ड मतलब बर्तन लगा दिया ना। अब बर्तन लगाने में क्या होगा, अब आप क्या कर रहे हो, नीचे से इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो जब आप इसका नीचे से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर जाएंगे, सही बात है ना, ऊपर जाएंगे, इसको टकराएंगे, यहां पे टकराएंगे, जब टकराएंगे तो नीचे से लिक्विड से ऊपर क्या बनेगा, ऊपर गैस बनेगी। तो पहले क्या होगा, पहले स्टेज में क्या होगा, स्टेज 1 में, अब बहुत ध्यान सुनना, स्टेज 1 में क्या होगा, यहां होगा वेपराइजेशन, क्या होगा, वेपराइजेशन, ठीक है, ठीक है भैया, वेपराइजेशन होगा। लेकिन अब जैसे ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे करके ऊपर जाएंगे, ऊपर का सरफेस ठंडा, कलेक्ट होंगे, अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। तो स्टेज 2 में क्या होगा, बहुत ध्यान सुनना, बहुत डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है रॉल्स लॉ, और रॉल्स लॉ से फिर हमको आगे मतलब डेप्थ में चीजें जाननी है ना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में मदद करेगा, तो इसलिए बहुत ध्यान समझो, कोई जल्दी नहीं है, थ्योरी बहुत ध्यान समझो, तभी न्यूमेरिकल तो बन ही जाएंगे, न्यूमेरिकल तो बहुत लिमिटेड है। तो स्टेज 1 है ना, स्टेज 2 में सॉरी, तो स्टेज 2 में बेसिकली क्या होगा, यहां पर होगा कंडेंसेशन, ठीक है। यानी कंडेंसेशन क्या मतलब होता है, जो वेपर फॉर्म में गैसेस बनी थी वो वहां पे जाएंगी, सेटल डाउन होंगी और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, पहले लिक्विड से गैस में कन्वर्ट सॉरी थोड़ा सा गला खराब है बहुत ज्यादा बोलते बोलते हो जाता है, बहुत देर से पानी भी नहीं पिया, पानी है भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन हुआ, वेपराइजेशन में, फिर वेपराइजेशन से दोबारा से लिक्विड में, जब गैस से दोबारा से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ तो उसको हमने क्या बोला, कंडेंसेशन बोला, ठीक है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल जब ठंडे होंगे तो ये क्या होंगे, ये दोबारा से नीचे से टपकना स्टार्ट होंगे, ऐसे टप टप टप, ठीक है। यानी देखो, जब आप किसी क्लोज कंटेनर में लिक्विड को हीट करते हो, यानी सॉल्वेंट को हीट कर रहे हो, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक टाइम पर 2 स्टेजेस कर रहे होंगे, 2 स्टेज में होंगे, ठीक है। एक रेट ऑफ वेपराइजेशन, स्टार्टिंग में क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन तेज होगी, फिर क्या होगा, एक टाइम बाद क्या होगा, जो वेपराइजेशन होगा, मतलब जितना वेपराइजेशन होगा, यानी जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर उठेंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे आएंगे,
स्टार्टिंग में तो वेपराइजेशन का रेट फास्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कंडेंसेशन हो नहीं रहा है, तो स्टार्टिंग में वेपराइजेशन होगा, तो रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, तेज होगा। ठीक है, तो वेपर ज्यादा बनेंगी। एक टाइम बाद क्या होगी, जो वेपर होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी उससे ज्यादा वेपर नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने जगह घेर ली है ना, और जगह घेर ली है, तो अब जब मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उनको बैठने के, जो नीचे से वेपराइज होकर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनको बैठने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए। अब ऊपर ऑलरेडी लिक्विड सरफेस जमी हुई है ना, लिक्विड सरफेस जमी हुई है, वो दोबारा क्या है, लिक्विड बन के यानी भारी होगी नीचे गिर रही है, तो स्पेस बनाने में टाइम लगता है। तो एक टाइम बाद क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा, यानी जो उनका जो वेपर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं बनना कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब वेपर बनना कांस्टेंट हो जाएगा तो रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर हो जाएगा, यानी जितने मॉलिक्यूल्स नीचे से वेपर बन रहे हैं ऊपर आ रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे जा रहे हैं। सही बात है ना भाई, नीचे का लिक्विड भी खाली नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे मॉलिक्यूल्स गिर रहे हैं सॉल्वेंट के, और ऊपर की जो जगह है वो भी खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हर टाइम, एवरी सेकेंड, एवरी मिली सेकेंड, एट एवरी इंस्टेंट जो वेपर्स हैं वो क्या कर रही है, ऊपर की जो सरफेस है उसको कैप्चर कर रही है। ठीक है, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ वेपराइजेशन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, स्टेज 3। अब बहुत ध्यान सुनना, स्टेज 3। तो स्टेज 3 में क्या होगा, जो रेट ऑफ वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन, वो इक्वल हो जाएगा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। सही बात है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर बराबर हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जिस टाइम पर ये रेट ऑफ वेपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम पर, ठीक है, द प्रेशर, बहुत ध्यान सुना, द प्रेशर exerted by solvent molecules at the surface of container at equilibrium stage अब यहां पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है यहां पर। एट इक्विलिब्रियम, जिन्होंने फिजिक्स का लेक्चर देखा होगा, इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर आपसे पूछे कोई क्या होता है, तो वेपर प्रेशर बेसिकली क्या होता है, वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस टाइम पर रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होती है, इक्वल हो जाती है ना, या इक्वलाइज हो जाती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो वेपर प्रेशर कंटेनर की वॉल्स पे लगा रही होती है, एक्सर्ट कर रही होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, किसी स्टेटमेंट में, ट्रू फॉल्स में, असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका क्या होता है, ग्राफ होता है, जो कि हो सकता है एनसीईआरटी में मे भी ना बना हो, बट मैं बना देता हूं ना। यहां पे स्लाइड दिख रही है आपको, एक मिनट जरा देख लेता हूं। हाँ, तो बढ़िया तरीके से आपको यहां पे स्लाइड दिख रही है, लाइट नहीं जलाया मैंने, तो यहां पर देखो इस तरीके से, ऐसे करके, बहुत सिंपल सा बनता है ना। यहां पर हो जाएगा क्या, टाइम, और यहां क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ग्राफ ऐसा कैसा बनता है, ग्राफ ऐसा बनता है कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे करके, समझ रहे हो ना। स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे जाएगा, ठीक है, एक टाइम बाद जो प्रेशर होगा कांस्टेंट। अब ये जो लाइन जा रही है ना, ये कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगी, यानी ऐसे चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, बिल्कुल पैरेलल चलती चली जाएगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना, एक टाइम बाद देखो, यहां पर एक टाइम आया ना, यहां पर इस पॉइंट पर टी इक्वल टू क्या आया, टी नॉट, टी इक्वल टू टी नॉट, एक ऐसा टाइम आया जिसके बाद से क्या हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो वो टाइम जिस पर वेपर मतलब यानी एक टाइम के बाद जब वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, वैसे तो वेपर प्रेशर एक्चुअली में इसी को बोलते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेता है ना, जो वो मैक्सिमम वैल्यू अपनी अचीव कर लेता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
सैचुरेटेड वेपर प्रेशर या सैचुरेशन प्रेशर भी बोलते हैं ना, सैचुरेशन प्रेशर ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा होता है। आई होप आपको यहाँ पे इसका ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। ग्राफ थोड़ा सा देख लेना आप, इंपॉर्टेंट है, बुक में चला जाएगा, कॉपी में चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है आज का, हमको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना। पहला होता है नेचर ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड्स का क्या मतलब है भैया? ठीक है, द स्ट्रॉन्गर द इंटरैक्शंस बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, the less will be vapor pressure। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना। नेचर ऑफ लिक्विड्स का सीधा सा मतलब है कि सॉल्वेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में या लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या कह रहे हैं, इंटरेक्शंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो देखो आप मान लो कि यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है ना, चारों के चारों क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी इसने इसको चिपका रखा है, इसने इसको चढ़ा से चिपका रखा है, इसने इसको चिपका रखा है, अब आप एनर्जी दे रहे हो तो जब इन्होंने एक दूसरे को चिपका रखा है तो कहीं ना कहीं इनके पास क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हार्ड है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो जब आप हीट करने की कोशिश करोगे यानी एनर्जी देने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरी बात क्या होगा कि बहुत ज्यादा जब आप एनर्जी लगाओगे तो कहीं एक मॉलिक्यूल निकलेगा सड़ाक से, उसकी वेपर बनेगी, फिर एक टाइम बाद क्या होगा, दूसरा वेपर निकलेगा, है ना, तब तक ये कंडेंस होकर दोबारा नीचे आ जाएगा। तो ये चीज है कि बेसिकली जो इंटरेक्शंस होते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में, वो जितने हाई होते हैं, जितने स्ट्रांग होते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होती है, उतनी लेस होती है। समझ में आ गया? ये होती है। क्या आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, फोर्स ऑफ इंटरैक्शंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, आई होप आपको यहां पर इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आगे हम बढ़ते हैं टेम्परेचर पर। क्या होता है टेम्परेचर? तो सीधी सी बात है, अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगी, ज्यादा बनेगी। ठीक है, एफिशिएंट तरीके से बनेगी। अगर आप टेम्परेचर क्या रखोगे, कम रखोगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगी, कम बनेगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, मतलब बस पढ़ लो ऐसे ना। तो लिखेंगे द हायर द टेम्परेचर चेंज, द हायर द इंक्रीमेंट इन, वैसे इंक्रीमेंट करोगे तभी काम होगा। अब टेम्परेचर चेंज की बात अगर कोई बोल रहा है तो टेम्परेचर चेंज तो मैं ज्यादा से कम में भी कर सकता हूं ना, तो ऐसी कंडीशन में तो वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। ठीक है, द हायर, नहीं एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, हाँ हाँ सही है। द हायर द इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर द मोर विल बी वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप इंक्रीमेंट करोगे टेम्परेचर में, उतनी ज्यादा वेपर प्रेशर देखने को यहां पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, डेल्टा टी। ठीक है, और ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीमेंट हुआ है टेम्परेचर में। ठीक है, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पे ये भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला भाई कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का प्रेजेंस क्या होता है, थोड़ा इसको समझना क्योंकि ये जरूरी है, रॉल्स लॉ में भी आगे हमको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज दैट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, जिसकी खुद की वेपर ना बने। अगर मान लो आपने सॉल्वेंट में एक ऐसा सॉल्यूट डाल दिया, थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिया, और वो ऐसा सॉल्यूट था, कैसा सॉल्यूट था, ऐसा सॉल्यूट जिसकी खुद की वेपर नहीं बनती। यानी एक होता ना कि खुद की जिंदगी तो बर्बाद है ही, दूसरी भी कर दो। ठीक है भैया, आप श्योर बोलने वाले थे, लेकिन ठीक है, लेकिन कोई नहीं, तो आप समझने आ गया होगा। अब देखो, लेट्स सपोज दैट आप यहां पे मान लो कि आपके पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्वेंट है, ये आपके पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और यहां पे आपने क्या डाल दिया,
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। अब भैया आपने जगह क्यों छोड़ रखी है, ठीक है, देखो भाई बताता हूं, ये आपने क्या डाल दिया, सॉल्यूट के पार्टिकल। अब जैसे ही आप देखो यहां पर अगर आप बनाओगे तो वेपर प्रेशर मान लो यहां पे निकल रही है वीपी, लेट्स सपोज यहां पे वेपर प्रेशर निकल रही है वीपी, ठीक है, टेम्परेचर यहां पे टी है और वेपर प्रेशर निकल रही है वीपी, ठीक है। यह एक काम करता हूं, मैं बोल देता हूं VP1, हाँ चलो VP1 है ना, वेपर प्रेशर 1 निकल रही है, ठीक है। और यहां पर मैंने अब डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इन्होंने क्या किया, इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने क्या किया, इनके ऊपर जाकर, यानी जो सरफेस है, ये जो फ्री सरफेस होती है जहां से क्या होता है, वेपराइजेशन का फेनोमेना होता है, अभी पढ़ा था ना हमने, फ्री सरफेस होती है तो वेपराइजेशन का फेनोमेना होता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उस सरफेस को क्या किया, कम कर दिया, यानी जहां से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स निकल सॉरी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एस्केप कर सकते थे, वेपराइजेशन कर सकते थे, तो अब इन्होंने क्या किया, उस सरफेस को क्या कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। जैसे इन्होंने सरफेस को रिड्यूस कर दिया, तो अब अगर आप यहां पर सेम टेम्परेचर लगाओगे तो यहां पर वेपर प्रेशर क्या होगी, जो ये जो जगह है, जो फ्री सरफेस, अब देखो फ्री सरफेस कम हो गया, तो यहां पर जो वेपर प्रेशर बनेगी वो क्या होगी, कम जगह से बनेगी, तो यहां वेपर प्रेशर 2 आएगा, ठीक है। और जब आप सेम टेम्परेचर पे, अब देखो कहानी सेम टेम्परेचर पर होगी, ऐसा नहीं है कि यहां पे वेपर, ये जो VP1 है तो यहां पे VP1 हो नहीं सकता, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि अब इनको हटाना पड़ेगा, फ्री सरफेस आएगी तब जाकर ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन देखो क्या होगा, जो VP1 होगा वो ज्यादा होगा किससे, VP2 से। आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है ना, अफेक्ट कर रहा है, तो कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। मैं जरा यहां पे इसका एग्जैक्ट रीजन लिख देता हूं, ठीक है। इट रिड्यूसेस द फ्री surface of solvent molecules, ठीक है, and less vapor is formed, ठीक है, at constant temperature, at constant टेम्परेचर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या है कि जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो क्या होगा, कम बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी की सारी कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब आप करो इस लेक्चर को रिवाइज, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो लेक्चर में, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के अगले धमाकेदार वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप हेल्दी।